गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और आज हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, जिसमें आज हम दूसरे अंग के बारे में चर्चा करेंगे, सुरक्षा परिषद, द सिक्योरिटी काउंसिल। कल के वीडियो में हमने महासभा के बारे में चर्चा की थी। आज इसका दूसरा महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद। 1920 में जब राष्ट्र संघ का गठन किया गया और राष्ट्र संघ दूसरे विश्व युद्ध तक आते आते जब विफल हो गया, तो उसने एक धारणा ये उत्पन्न कर दी कि जब तक विश्व की सभी महाशक्तियाँ आपस में मित्रता नहीं रखती, उनमें का मतैक्य ना हो, उनका आपस में एक दूसरे से अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो विश्व की सुरक्षा और शांति को कायम रख पाना बहुत मुश्किल है। इसी धारणा के उत्पन्न होने के कारण जब 1943 में डंबार्टन ऑक्स सम्मेलन हुआ, तो इस बात पर बहुत अधिक बल दिया गया कि एक कार्यपालिका अंग हो जिसकी सदस्यता सीमित हो और उसमें बड़ी महाशक्तियों को प्रतिनिधित्व मिले और विश्व की शांति और सुरक्षा कायम करने का दायित्व इस कार्यपालन अंग के पास हो। इसी बात को पर सहमत होते हुए सुरक्षा परिषद का गठन किया गया और उस सुरक्षा परिषद में पांचों महाशक्तियां जो विश्व की हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने विश्व संस्था की संपूर्ण शक्ति सुरक्षा परिषद को दी। ये भले ही आकार में छोटा है, परंतु महासभा की अपेक्षा इसकी शक्तियां बहुत अधिक हैं और इसकी इतनी अधिक शक्तियां होने के कारण ही पामर और परकिंस ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा है। A.H. डॉक्टर नामक विद्वान ने इसे संघ की प्रवर्तन भुजा का नाम दिया है और डेविड कुशमैन ने तो इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा है। ये जो कोटेशंस हैं ये सुरक्षा परिषद की महत्ता को और उसकी इम्पोर्टेंस को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद जो बनाई गई उसका संगठन का वर्णन चार्टर के 5वें अध्याय में किया गया है। इसमें 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्यों की व्यवस्था थी, परंतु सितंबर 1965 में इस चार्टर में संशोधन किया गया और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 10 कर दी गई। अब इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी जो पांचों महाशक्तियां हैं और 10 अस्थायी। इन 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए महासभा द्वारा किया जाता है और सुरक्षा परिषद की इसमें सिफारिश होती है। ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उसमें 5 अफ्रीकी एशियाई महाद्वीपों से, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 दक्षिण अमेरिका से और शेष 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से होते हैं। चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्य जो मैंने बताया आपको कि इसका चुनाव महासभा 2 वर्ष के लिए करती है। परिषद की इसकी कार्यप्रणाली क्या है कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। यह अस्थायी रूप से सत्र में रहता है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है और यदि आवश्यकता हो अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए तो इसकी बैठक अल्प सूचना पर केवल 24 घंटे की सूचना पर बुलाई जा सकती है। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के सिर्फ एक प्रतिनिधि रहते हैं, अतः इस परिषद की बैठक में अधिक से अधिक 15 सदस्य उपस्थित होते हैं, जिससे गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करने और निर्णय देने में सुविधा होती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि संघ के मुख्य कार्यालय में बना रहता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया संबंधी विषयों का आशय ऐसे मामलों से है जिनमें सुरक्षा परिषद की बैठक के समय या स्थान का निर्णय करना, उसके सहायक अंगों की स्थापना करना, सदस्यों की बैठक में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित करना, ये सब प्रक्रिया संबंधी मामले हैं।
इसमें सिर्फ 9 मतों की आवश्यकता होती है, परंतु अन्य सभी महत्वपूर्ण मामलों के लिए 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ साथ ये आवश्यक है कि पांचों स्थायी सदस्य भी उस निर्णय से सहमत हों। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य की सभी महत्वपूर्ण विषयों में निषेधाधिकार वीटो की शक्ति प्राप्त है। सुरक्षा परिषद का कार्य और क्षेत्राधिकार प्रमुख रूप से विश्व शांति एवं सुरक्षा उसका कार्य क्षेत्र है। सुरक्षा परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले बहुत से संगठनात्मक विषयों में उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार प्राप्त हैं। नए सदस्यों को सदस्यता प्रदान करने के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद को महासभा की अपेक्षा अधिक निर्णयात्मक अधिकार हैं। सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास आवेदन करना पड़ता है, जिसे वह सुरक्षा परिषद के विचार हेतु भेज देता है। सुरक्षा परिषद सदस्यता प्रदान करने से संबंधित अपनी समिति की राय पर स्वयं उक्त देश की सदस्यता की पात्रता पर विचार करती है, जिसमें वह बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में संतुष्ट होकर महासभा के पास अपनी सिफारिश भेज देती है। सुरक्षा परिषद की उक्त सिफारिश उसके सभी स्थायी सदस्यों की सहमति पर ही आधारित होती है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। स्थायी सदस्यों की सहमति के आधार पर सुरक्षा परिषद एवं अंत में महासभा अपना निर्णय ले सकती है। तीसरा, सुरक्षा परिषद का उद्देश्य शांति की स्थापना माना जाता है। सुरक्षा परिषद पहले तो विवादों को प्रस्तावों द्वारा समाप्त करना चाहती है, उसके बाद आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार करती है और अंत में सैनिक कार्यवाही की शक्ति पर और अधिकार का प्रयोग कर सकती है। चौथा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कोई भी राष्ट्र जिसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की गई हो, सदस्यता के अधिकार से अनिश्चित काल के लिए वंचित किया जा सकता है। परिषद को पुनः सदस्यता प्राप्त करा देने का भी अधिकार है। सुरक्षा परिषद के निर्णय पर ही ऐसा राज्य जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगातार अवहेलना की हो, सदस्यता से निकाला जा सकता है। परिषद के काम करने का जो तरीका है वो बहुत चर्चा में रहता है और ये RS मीन्स में कई बार सवाल पूछा गया है कि परिषद के कार्य करने के 4 तरीके कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए ये 4 तरीके काम में लेती है। पहला, संबंधित राष्ट्रों को आपसी वार्ता व पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करना। दूसरा, पंचों, मध्यस्थों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा निर्णय का सुझाव रखती है। तीसरा और प्रभावी उपाय के रूप में दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध की आज्ञा दे सकती है। और चौथा, आवश्यकता पड़ने पर अंतिम उपाय के रूप में सैनिक कार्यवाही कर सकती है। तो ये 4 तरीके सुरक्षा परिषद के हैं जिनके द्वारा ये काम करती है। तो शुरुआत में पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करेगी, उसके बाद पंच और मध्यस्थता के माध्यम से, तीसरे स्तर पे आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और चौथे स्तर पर सैनिक कार्यवाही की जा सकती है। सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रणाली और वीटो के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि इसका जो वीटो की पावर है उसको लेकर के काफ़ी वाद विवाद देशों में रहता है। तो जैसा पहले भी अपन ने डिस्कस किया कि जो सुरक्षा परिषद में जो मुद्दे हैं उनको अपन 2 भागों में बांटते हैं, प्रक्रिया संबंधी और महत्वपूर्ण मामले। यदि प्रक्रिया संबंधी कोई मामला है तो उसमें केवल 9 स्वीकारात्मक मत चाहिए, और अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है तो उस पर 9 स्वीकारात्मक मतों में 5 स्थायी सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। तो ये जो महाशक्तियाँ वीटो पावर का प्रयोग करती हैं, इन वीटो पावर का जो पृष्ठभूमि है वो अगर हम देखें तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही याल्टा सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सबसे पहले वीटो पावर का प्रस्ताव रखा था, जिसका रूस के राष्ट्रपति स्टालिन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने समर्थन किया था। बाद में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भी मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श के क्रम में चारों महाशक्तियां इस पर एकमत रहीं। वीटो का आधार ये विचार था कि उत्तरदायित्व और अधिकार परस्पर संबंधित होने चाहिए। वीटो का प्रयोग सोवियत संघ ने 16 फरवरी 1946 को पहली बार वीटो का प्रयोग किया। लेबनान और सीरिया ने अपने देशों से ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी सेना हटाए जाने का आग्रह किया था। अमेरिका का प्रस्ताव था कि सेनाएं शीघ्र न हटाई जाएं। सोवियत संघ चाहता था कि सेनाएं तुरंत हटा ली जाएं, इसलिए सोवियत संघ ने अमेरिकी प्रस्ताव को वीटो द्वारा समाप्त कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की 1945 की स्थापना के बाद से सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद में 114 बार वीटो का इस्तेमाल किया, जो सर्वाधिक है। वीटो का बहुत अधिक उपयोग होने के कारण
सुरक्षा परिषद और यूँ कहें हम कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ठीक से कार्यवाही नहीं कर पाता था और ऐसा लगता था कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ को लकवा हो गया हो, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक दूसरे के विरोधी थे और एक दूसरे के खिलाफ हर बात पर वो वीटो का प्रयोग करने लगे थे, जिसका दुष्परिणाम विश्व व्यवस्था को भुगतना पड़ रहा था। खास करके जब कोई नए सदस्य देश की सदस्यता का प्रश्न आता था तो उस समय अगर अमेरिका का समर्थक राष्ट्र है तो सोवियत संघ वीटो कर लेता था, और सोवियत समर्थक कोई राष्ट्र आवेदन करता था तो अमेरिका के द्वारा उस पर वीटो का प्रयोग कर लिया जाता था। अब बात करते हैं हम डबल वीटो क्या होता है, दोहरा निषेधाधिकार क्या होता है। जैसा हमने बात की कि चार्टर में दो तरह के मामले हैं, प्रक्रिया संबंधी और महत्वपूर्ण विषय। तो अगर कोई महाशक्ति प्रक्रिया संबंधी प्रश्न पर ही वीटो का प्रयोग कर ले तो उसका ये प्रथम वीटो कहलाएगा, पहला मतलब वीटो का पहला प्रयोग कहलाएगा। और दूसरा, वो महत्वपूर्ण प्रश्न या महत्वपूर्ण मामले के ऊपर भी अपना वीटो कर ही सकता है। तो अगर कोई प्रक्रिया जिसमें कि सुरक्षा परिषद की बैठक कब और कहाँ होनी है, स्थान क्या रखना है, उसका क्या शेड्यूल है, इस पर ही केवल बातचीत चल रही है, उसी में यदि कोई महाशक्ति वीटो का प्रयोग कर लेती है तो उसका मतलब हो गया कि वहाँ पर प्रक्रिया संबंधी मामलों में ही वीटो का प्रथम प्रयोग हो गया और दूसरा प्रयोग वो महत्वपूर्ण मामलों में कर सकता है। इस तरह से ये दोहरा निषेधाधिकार कहलाता है, प्रक्रिया संबंधी मामले में और फिर महत्वपूर्ण मामले में। ये वीटो के कारण वीटो की जो कह सकते हैं हम जिसका जो दुरुपयोग महाशक्तियों द्वारा किया गया है, तो ये एक आलोचना का विषय भी रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर कोई सबसे दुर्बल पक्ष है, जिसको जो हम कह सकते हैं कि सबसे आलोचना जिस पक्ष की होती है वो है वीटो। और वीटो के लिए पामर परकिंस ने ये कहा कि किसी भी बात ने संयुक्त राष्ट्र संघ में लोक विश्वास को कम करने में उतना योग नहीं दिया जितना कि सुरक्षा परिषद में वीटो के बार बार उपयोग अथवा दुरुपयोग ने। तो आलोचना में पहला बिंदु हम रख रहे हैं इसमें कि सुरक्षा परिषद में बड़े राष्ट्रों का आधिपत्य जम गया है। वीटो के कारण बड़े बड़े राष्ट्रों ने अपनी दादागिरी जमा रखी है और बहुमत का कोई महत्व नहीं है। दूसरा, वीटो के प्रयोग से सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य किसी भी कार्यवाही को विफल कर सकता है। वीटो महाशक्तियों की निरंकुशता और स्वतंत्रता का परिणाम है। इसे महाशक्तियों ने अपनी शक्ति के बल पर अन्य सदस्यों पर लाद दिया है। चौथा, महाशक्तियों ने वीटो का दुरुपयोग किया है। वीटो के कारण सुरक्षा परिषद शांति और सुरक्षा की व्यवस्था के अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ हो गई। जो ट्रिगवेली जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं, उनका कथन है कि वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ नपुंसक है। ये महाशक्तियों के संघर्ष द्वारा पक्षघातग्रस्त कर दिया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट कोटेशन खुद महासचिव ट्रिगवेली के द्वारा दी गई, वो भी इस वीटो के दुरुपयोग से बहुत निराश थे। नेक्स्ट है, वीटो के प्रयोग ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया। राष्ट्रों का विश्वास अब संयुक्त राष्ट्र संघ की जगह नेटो, सेंटो, सीटो, वारसा पैक्ट और बगदाद पैक्ट में हो गया था। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं वीटो पावर की आलोचना की जाती है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी हम देखें कि वीटो क्यों जरूरी था। जैसा भी मैंने आपको बताया कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में ये बात हुई थी कि उत्तरदायित्व के साथ साथ जो है जिम्मेदारी की जो बात है, जो हम उत्तरदायित्व दे रहे हैं, तो उस उत्तरदायित्व के परिप्रेक्ष्य में अधिकार भी होना चाहिए। आप जब तक आपका अधिकार नहीं होगा आप उस उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दोनों के समन्वय के लिए ये वीटो पावर बनाई गई। ये अलग बात है कि मैं यूँ कहूँ कि दुरुपयोग वीटो पावर का नहीं हुआ है, इस वीटो का दुरुपयोग महाशक्तियों ने किया है। और ख़ासकर सोवियत संघ और अमेरिका की शीत युद्ध की जो मानसिकता थी उसके कारण इसका दुरुपयोग हुआ है। बाकी खुद जो कह सकते हैं हम जो वीटो पावर है उसमें स्वयं में कोई बुराई नहीं है। जो बुराई है वो महाशक्तियों की कार्यप्रणाली में थी। इस बारे में ए स्टीवेंसन ने कहा है कि स्वयं वीटो हमारी कठिनाइयों का आधारभूत कारण नहीं है।
यह सोवियत संघ के लोगों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण एवं दीर्घ स्थिति विभेदों का प्रतिबिंब मात्र ही है। तो इसके पक्ष में हम कुछ तर्क दे सकते हैं कि वीटो पावर क्यों जरूरी था, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता के लिए बहुत जरूरी था कि शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए महाशक्तियों के बीच पारस्परिक सहयोग हो, और महाशक्तियों के सहयोग के बिना सामूहिक व्यवस्था संभव नहीं है। दूसरा, वीटो की व्यवस्था ने शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों में बड़े राष्ट्रों का सहयोग निश्चित करके ये भी तय कर दिया कि सुरक्षा परिषद का जो भी निर्णय होगा वह बहुत सोच समझकर और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ होगा। वह ऐसा निर्णय नहीं कर सकेगी जिसे पूरा करने की शक्ति उसमें न हो। तीसरा, वीटो कई बार अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्वक हल करने में वरदान सिद्ध भी हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के आरंभिक वर्षों में कहा जाता था कि यदि वीटो को हटा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का कार्य सुगम हो जाएगा, किंतु यदि ऐसा होता तो इसमें एक गुट की प्रधानता हो जाती। वीटो ने संघ में विभिन्न पक्षों में संतुलन बनाए रखा और किसी भी गुट को अपना मनमाना कार्य करने से रोका। चौथा, वीटो का प्रयोग बड़ी शक्तियां एक दूसरे पर अंकुश बनाए रखने के लिए करती हैं। यदि कभी वीटो को समाप्त करने का प्रयास सफल भी हुआ तो चीन निश्चित ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का त्याग कर देगा। नेक्स्ट है, वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्त कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, महासभा में वीटो की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, यदि हम वीटो रहित सुरक्षा परिषद की कल्पना करें तो हमें आभास होगा कि किसी बड़े अशुभ को रोकने के लिए छोटे अशुभ के रूप में वीटो एक आवश्यकता है। तो ये वीटो के हमने पक्ष और विपक्ष की बात करी। अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद और महासभा का पारस्परिक संबंध किस प्रकार का है। सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुखतम अंग हैं। महासभा को कुछ विद्वान संघ की संसद और सुरक्षा परिषद को कार्यपालिका कहकर पुकारते हैं। चार्टर के अनुसार दोनों अंगों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। कई मामलों में दोनों आपस में मिलकर काम करती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करना। कोई भी राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य तभी बनाया जा सकता है जब उसके प्रार्थना पत्र पर सुरक्षा परिषद अपनी सहमति प्रदान करे तथा महासभा निर्धारित बहुमत से उस पर निर्णय ले। इसी प्रकार सदस्यों के निलंबन तथा निष्कासन के विषय में महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर कार्य करती हैं। इन कार्यों के लिए दोनों ही अंगों का योगदान आवश्यक है। यदि इनमें से एक भी संस्था विरोधी मत प्रकट करती है तो उस प्रश्न पर निर्णय असंभव हो जाता है। सुरक्षा परिषद को अपनी वार्षिक रिपोर्ट महासभा को भेजनी पड़ती है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के बजट को भी महासभा पारित करती है। जहाँ तक विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रश्न है, इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर है, परंतु सुरक्षा परिषद अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थ या असफल रहती है तो महासभा इस विषय में भी कार्यवाही कर सकती है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव ने महासभा को ये शक्ति प्रदान की है। अंत में हम सुरक्षा परिषद की भूमिका का मूल्यांकन करें तो बड़े राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद को अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए औजार की तरह प्रयोग किया है। कुछ विद्वानों का मत है कि सुरक्षा परिषद शक्तिशाली राष्ट्रों के हाथ में खिलौना मात्र है। आजकल महाशक्तियों का सहारा पाकर सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों की अनसुनी कर देते हैं। बड़े राष्ट्रों की इच्छा के विपरीत किसी भी तरह का निर्णय वहाँ संभव नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सुरक्षा परिषद का निर्णय वीटो संपन्न राष्ट्रों का निर्णय है। सुरक्षा परिषद की सफलता में उसकी शक्तिहीनता भी बाधक है। फिर भी सुरक्षा परिषद का महत्व बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। सुरक्षा परिषद का महत्व इसलिए भी कम नहीं हो सकता क्योंकि पांचों महाशक्तियों का इसमें प्रतिनिधित्व है और वर्तमान समय में विश्व के किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए पांचों का सहयोग बहुत आवश्यक है। तो ये जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, इस पर भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। वीटो पावर क्या है, डबल वीटो पावर क्या होती है, सुरक्षा परिषद में की जो का संगठन है वो किस प्रकार का है, इसकी सदस्यता जो संगठन के बारे में जैसे 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी हैं, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, इसके काम करने के तरीके क्या हैं, इन पर छोटे छोटे प्रश्न आप स्वयं बना करके तैयार करें।